let phi goes G composition to G dash star. ठीक, be a homomorphism. Then R phi is a normal subgroup of G. R phi is a non-empty subset of G since E G belongs to R phi. ठीक है, पहले करवा रखा है कि ठीक कल ही करवाया है कि आइडेंटिटी ऑफ जी गोज टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो ये होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ई जी तो कम से कम कारफाई में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, सो ये नॉन इंटी हुआ। लेट ए बिलोंग्स टू कारफाई एंड बी बिलोंग्स टू कारफाई, देन फाई ऑफ ए composition बी इनवर्स क्या होगा, फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, तो फाई ऑफ ए क्या आता है, ई जी डैश कंपोजिशन, फाई ऑफ बी क्या है, ई जी डैश। क्यों, क्योंकि ये दोनों कार फाई में बिलोंग करते हैं। और कार फाई कैसे डिफाइंड है, इस ऐसे कि जो भी एलिमेंट जी का कार फाई में बिलोंग करता है वो सारे के एलिमेंट जी डैश के आइडेंटिटी पे जाता है, तो ये सारे के सारे आइडेंटिटी होंगे। इसका मतलब क्या है कि ई जी डैश होगा। ठीक है, देयरफॉर A composition B dash belongs to car phi. Car phi. This proves that car phi is a subgroup of G. Okay. To prove ये सबग्रुप समझ में आ गया। ठीक, to prove to prove that to prove that car phi is normal in G, let G belongs to capital G and H belongs to car phi. Then phi of G H G इनवर्स क्या आएगा, फाई ऑफ जी, जी डैश का कंपोजिशन, फाई ऑफ एच, जी डैश का कंपोजिशन, फाई ऑफ जी इनवर्स आएगा। इनवर्स तो हम कैसे ले सकते हैं, बाहर माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, तो
फाई एच तो कार फाई में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आइडेंटिटी हो जाएगा इधर फाई जी स्टार आइडेंटिटी ऑफ जी डैश स्टार फाई जी -1, ये आइडेंटिटी है, तो इसके साथ कुछ भी कंपोजिशन करो तो वही एलिमेंट देगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि और हमें पता है कि जी फाइव जी डैश फाइव जी जो है उसका इन्वर्स क्या होता है, फाइव जी इन्वर्स है, ये देखो इन्वर्स माइनस है, तो ये पूरा मिलके आइडेंटिटी ऑफ जी डैश दे देगा। ठीक है, देखो ये ऐसे दिखाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये फाइव जी स्टार फाइव जी इन्वर्स में जाएगा, तो फाइव होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी कंपोजिशन जी डैश, है ना, क्योंकि देखो फाइव ए कंपोजिशन बी का मतलब क्या है, फाइव ए स्टार फाइव बी स्टार। तो इधर फाइव जी फाइव ए है, फाइव जी इनवर्स ये है, तो इसका क्या है कि जी कंपोजिशन जी इनवर्स आ जाएगा इधर का। ठीक है, तो फाइव जी इनवर्स का फाइव आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर हमें पता है आइडेंटिटी कहा जाता है जी डैश में जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू kernel of phi, and this proves that kernel of phi is a normal subgroup। ठीक है, ये कैसे पहले एक थ्योरम करवाया था नॉर्मल सबग्रुप दिखाने के लिए, उसमें ऐसा दिखाता है कि एच इसमें है, एक्स कोई एलिमेंट है जी की, एक्स इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर गया, दैट विल इम्प्लाइज एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, उस थ्योरम का यूज कर रहा है इधर, इधर एच तो कार फाइव में बिलोंग करते हैं और जी कैपिटल जी में बिलोंग करते हैं, तो उसका यूज हुआ है। अच्छा, और एक चीज नोटिस करना, जो इमेज ऑफ फाइव है वो सब ग्रुप कोडोमेन का है, सब ग्रुप ऑफ जी डैश, और कर्नेल ऑफ फाइव जो है वो सब ग्रुप किसका है, डोमेन का है, जी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, ये समझ में आ गया। प्रतीक, ठीक, लेट फाइव जी कंपोजिशन टू जी डैश स्टार बी ए homomorphism, then phi is 1 1 if and only if kernel of phi is a singleton set E.g. Let phi be 1 1, then phi of g equal to g dash, ये तो प्रूव कर रखा है, implies g eg is a c image of eg dash, since phi is 1 1, eg is the
only the image the EG is the only P image made of EG dash. Therefore, star of phi EG। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे भी समझो डायग्राम से। जैसे कि उधर मैंने एग्जांपल दिया था ना कि ए जी डैश, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी है जी, ए बी सी डी एफ, इसमें आइडेंटिटी है ई जी डैश, और इसमें ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और एफ डैश। मैंने उसमें क्या दिखाया था कि ए ई तो जी में जा ही रहा है, उसके बाद सी भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, ठीक है, ए भी जा रहा है। तो सिंस वन वन है, तो ये जो बी और सी भी जा रहा था वो सब नहीं होगा। और ई टू दी पावर जी जो ई सफिक्स जी जो ई सफिक्स जी डैश में जाता है, वो तो प्रूव कर रखा था होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज में, तो वो तो होगा ही होगा। तो वो एलिमेंट जाएगा, लेकिन बाकी के एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ये समझ में आया? पहले पार्ट समझ में आया ये? ठीक। कॉन्वर्सली, लेट phi be a homomorphism and let power of phi equal to E G. Now let A B belongs to G and phi of A equal to, संजना तुमको कहीं जाना था ना? सिलीगुड़ी आई थिंक वापस जा रहे थे। मैं ट्रेन पे हूँ भैया। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। phi of A इक्वल टू बोली phi of B, हम मान के चलते। ठीक, तो इसका क्या करेंगे अभी? देन phi of A इनवर्स कंपोजिशन B क्या आएगा? phi of A स्टार phi of B। अभी इधर तो एक माइनस था, मतलब phi A इनवर्स स्टार phi of B आना चाहिए था। इनवर्स जो है वो बाहर आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो लास्ट दिन कल ही करवाया था। ठीक है, अब ये देख, ये क्या आएगा? ई टू दी पावर जी डैश आएगा। कैसे? ये देखो, हमने मान के चले कि फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी है, तो फाइव ऑफ इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं, कंपोजिशन कर दो। ठीक है, तो फाइव ऑफ ए इनवर्स स्टार फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ ए इनवर्स स्टार फाइव ऑफ बी। इधर क्या आएगा? आइडेंटिटी ऑफ जीरस, that will equal to phi of A inverse star phi of B। ठीक है, ऐसे आ रहा है। This follows that A inverse composition B belongs to kernel of phi, okay, and therefore
A equal to B. Since kernel of phi is the singleton set e to the power, ये कैसे हुआ अभी देखो, देखो A इनवर्स B बिलोंग करता है किधर, कर्नेल ऑफ फाइव में, और हमने इधर मान के चला था कि कर्नेल ऑफ फाइव में सब एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, सिंस एक ही एलिमेंट है और हम ये इसमें बिलोंग करते हैं, तो ई टू दी पावर ई सफिक्स जी के बराबर होगा। तो दोनों तरफ ए से कंपोजिशन कर दो, तो क्या आएगा, इधर तो आइडेंटिटी बन जाएगा इस साइड, और इधर ए कंपोजिशन ई जी बनेगा, इधर ए आ जाएगा, तो हो गया बी इक्वल टू ए। इसलिए इधर देयर फोर ए इक्वल टू बी लिखा है, सिंस कर्नेल ऑफ फाइव singleton set e to the power j. Thus, phi a equal to phi b implies a equal to b, and this proves that phi is 1 1. This proves phi is 1 1. ये समझ में आया? ठीक, अब इधर कौन सा थ्योरम है, आइसोमोर्फिज्म। तुम लोगों को आइसोमोर्फिज्म करवाया है उसमें कॉलेज में अभी तक? फोटोज जो तुम लोगों ने भेज रखा है उसमें तो नहीं है, बाकी और क्लास नहीं हुआ तुम लोगों का अभी तक? जितना वो भी मैंने सारा पैक करके सारे भेज रखे हैं? जी वे। तो नहीं होगा, लेकिन है तो सिलेबस में मैं करवा दूँ। आइसोमॉर्फिज्म, let G composition and G dash star be two group and phi G to G dash be a homomorphism. Phi is said to be an isomorphism if phi is a monomorphism as well as epimorphism। मतलब समझे ना कि वन और वन टू दोनों है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये पहली बात तो वो होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा उसको, और जो फंक्शन है फाई मतलब होमोमॉर्फिज्म है वो वन वन भी होगा और वन टू भी होगा। ठीक है।
theorem. Let G composition and G star be two groups and phi G2 dash be an apomorphism. Then phi is an isomorphism if and only if kernel of phi is equal to E G. ठीक है, देखो इसका प्रूफ करवाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब मैं नहीं करवा रहा। क्यों? जो पहले वाला थ्योरम करवाया ना अभी, इसमें देखो कि इसमें कौन सा होमोमोर्फिज्म बोल रखा है, फाइव वन वन बोल रखा है, तभी जाके ये हो रहा है। ठीक है, और तुम्हें डेफिनेशन में बोला है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, और एपीमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब है कि ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू तो पहले ही बोल रखा है आइसो एपीमॉर्फिज्म से, और बोल रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन वन से तो दिखा दिखा दिया कि अगर वन वन हुआ तो फिर ये होगा, और ये है तो वन वन होगा। जो पिछले वाले का थ्योरम का प्रूफ है वही लिखना है दोबारा, और कुछ नहीं। ठीक है, सेम एज द लास्ट थ्योरम, टू सेम एज द लास्ट थ्योरम, ठीक है, पहले वाले के जैसे ही है। थ्योरम लेट फाई लेट G composition and G dash star be two group and phi G2 G dash be an isomorphism. Then पहला पॉइंट क्या होगा, phi a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ये क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ phi a for every for all a belongs to G। और क्या था, दिस सेट G and G dash have the same cardinality। ठीक है, याद है ना पहले के थ्योरम में एक था कि ऑर्डर ऑफ फाई ए इज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। इधर क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ फाई है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर ही होगा। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म का बेनिफिट है, अगर आइसोमॉर्फिज्म दिखा पाए तो ये सब होता है। इसका प्रूफ देख लो।
लेट इस वन क्या है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन a to the power n equal to entry element, where n is the least positive integer least positive integer हाँ ऑर्डर ऑफ ए, हाँ ऑर्डर ऑफ ए के एन है तो ये होगा, हाँ तो देखो सिंस phi is a homomorphism, तो क्या होगा, phi ऑफ ए टू दी पावर अगर एन करें तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है कि phi ऑफ ए को हम n टाइम्स कंपोजिशन कर रहे हैं, n टाइम्स, phi तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो ये सारे के सारे ए अंदर चले जाएंगे, मतलब phi के अंदर हो जाएगा ये सब कंपोजिशन, ठीक है, और ये n टाइम्स होंगे, सिंस phi is a homomorphism, तो इधर कहेगा phi ए टू दी पावर n, और phi ए टू दी पावर n का क्या है, आइडेंटिटी आता है g, that will be what, eg डैश, ठीक है, therefore order of phi a is a divisor of n, ठीक है, याद करो पहले के अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब पढ़ाया था तभी एक था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है और ए टू दी पावर एम करके भी आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसका मतलब ये है, आइडेंटिटी बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि एन जो है वो एम को डिवाइड करता है, क्योंकि एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए टू दी पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी बनता है, उससे यूज किया है देखो, ठीक है, इधर हम ऑर्डर ऑफ एन करके भी आइडेंटिटी पहुंचे ना, इधर एन करके तो हम इधर पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ फाई ए डिवाइड एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, वी प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ फाई ए, ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू एन, if possible, if possible let order of phi a equal to n, where m less than n, then e to the power g dash will be equal to, हम ऐसे लिख सकते हैं फाइट ऑफ ए इक्वल टू एम, हमने माना है कि मान लो इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू एम, वेयर एम इज लेस देन एम, हमने ये एज्यूम किया है, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, तो अगर ऑर्डर एम हुआ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आता है ऑर्डर, अगर सी एलिमेंट का एम आता है तो उस एलिमेंट को एम टाइम कंपोजिशन करेगा तो आइडेंटिटी देगा ना, तो फाई ए टू दी पावर एम इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ए टू दी पावर एम, ये देखो ये जो किया हमने ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, सिंस फाई इज एन
आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म phi is 1 1 and therefore a to the power m equal to आइडेंटिटी ऑफ g। देखो ये कैसे है, फाई ऑफ ए टू दी पावर एम करके हम आइडेंटिटी दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए टू दी पावर एम बिलोंग्स टू कार ऑफ फाई, लेकिन कार ऑफ फाई इक्वल टू क्या है, सिर्फ सिंगलटन आइडेंटिटी है पिछले वाले थ्योरम से देखो। ठीक है, ये जो थ्योरम एक के बाद एक पे आता है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और हमने देखो इधर आइसोमॉर्फिज्म बोला था, तो 1 1 हो गया, तो उसमें सब सिंगलटन एलिमेंट ही तो होंगे। तो ए टू दी पावर ए इक्वल टू क्या आएगा, ई टू दी पावर ई सफिक्स जी आएगा। ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, दिस contradicts what, that order of a is n, therefore order of phi a will be n। क्यों, क्योंकि और कोई एम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा एम एग्जिस्ट नहीं करता जो ऑर्डर ऑफ एम है वो एन से छोटा है, और इसको एक कंपोजिशन करके आइडेंटिटी भी आए। तो कौन सा स्मॉलेस्ट एन है, ताकि फाई ए का उतने बार कंपोजिशन करे तो आइडेंटिटी दे एन टाइम्स। हमको तो एन टाइम्स मिल के ई टू दी पावर जी डैश मिला ना, ई टू दी पावर जी डैश मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ फाई ए एन को डिवाइड करता है। उसके बाद दिखा दिया हमने कि ए जो कोई दूसरा कोई इंटीजर भी नहीं होगा जो एन से छोटा है, सच दैट ये बने कि फाई टू दी पावर ए एम, फाई ए टू दी पावर एम आइडेंटिटी हो। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ फाई ए एन ही हुआ। ये समझ में आया? समझ में आया, बताओ। बताओ, अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं बताया तो वो भी बताओ, आया है कि नहीं आया। नहीं सर, इसे एक बार बोल दीजिए। ठीक है, देखो जो, देखो ये जो हमने, हमें क्या दिखाना था कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश, और पहला पॉइंट जो था वो ये था कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ऑर्डर हमको दिखाना है कि सेम होता है। तो एक तो किसी भी एलिमेंट का दो पॉसिबिलिटीज होता है ग्रुप का, कि ऑर्डर फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो पहला केस में हम मान लेते हैं कि ऑर्डर जो है फाइनाइट है। तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज एन, देन ए टू दी पावर एन इज आइडेंटिटी ऑफ जी ई सफिक्स जी, वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये तो डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। उसके बाद सिंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी यूज किया। उसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया होमोमॉर्फिज्म की, कि हम फाई ए को एन टाइम्स कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ये आएगा एन टाइम्स फाई ए कॉम्पोजिशन फाई ए एन टाइम्स। सिंस ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, फाई ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी। तो इधर क्या देखो, इधर फाई ए इसको मान लो, फाई बी इसको मान लो, ऐसे करते करते जाओ तो ये सारे के सारे कंपोजिशन है, स्टार जो है वो फाई अंदर चला जाएगा, ये कंपोजिशन है फाई के अंदर हो जाएगा ये सब। तो इधर एन टाइम्स कंपोजिशन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ए टू दी पावर एन। और ए टू दी पावर एन का क्या है, आइडेंटिटी है इधर देखो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए आइडेंटिटी है। और तो हमको पता है कि फाई ए ईजी क्या जाता है, ईजी डैश पे, कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी में लेके ही जाएगा। ठीक है,
तो इससे हम ये बोल सकते ऑर्डर ऑफ फाई ए जो भी हो, लेकिन वो n को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि फाई ए को अगर n टाइम्स कंपोजिशन करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और पहले मैंने करवा रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर n है और ए टू दी पावर m करके भी आइडेंटिटी बन रहा है, तो n जो है वो m को डिवाइड करेगा। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब मैंने पढ़वाया था तब से प्रॉपर्टी है ये। नाउ वी प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ फाई ए इज n। हमको ये दिखाना है, हमने तो ये दिखा दिया कि फाई ए के ऊपर अगर n टाइम्स कंपोजिशन करे तो आइडेंटिटी आता है। अब हमको दिखाना है कि ऑर्डर n ही होगा। तो हमने मान लेते हैं कि अगर ऑर्डर n नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा कोई एक छोटा सा लिस्ट इंटीजर होगा, जिसकी वजह से फाई ए टू दी पावर m मान लेते हैं, m करेंगे तो आइडेंटिटी देता है। तो हमने वो एज्यूम किया, इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू m वेयर m इज लेस देन m। ठीक है, देन ई जी इक्वल टू ई जी डैश, ई जी डैश, ये हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ए टू दी पावर m। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है फाई ए का ऑर्डर m। तो इधर जो हमने कैलकुलेशन करके डायरेक्ट फाई ए m को ऐसे लिख दिया, आई थिंक ये पहले करवा रखा है। ये जो कैलकुलेशन है वैसे भी आ जाएगा, होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी में प्रूफ किया है, वो उधर भी देख लेना। ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, इतना तो आई थिंक समझ गया होगा। तो इससे हम क्या दिखा पाए कि ए टू दी पावर m जो है, फाई जो है ए टू दी पावर m को भी जी डैश की आइडेंटिटी पे लेके जा रहा है। तो कर्नेल ऑफ फाई की डेफिनेशन याद करो। कर्नेल ऑफ फाई का डेफिनेशन क्या है, जो सारे एलिमेंट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट में जाएगा, जी डैश की। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कर्ल फाई में, लेकिन हमें क्या दे रखा है, फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म है, तो कर्नेल ऑफ फाई में क्या ही होगा, बस सिंगलटन एलिमेंट होगा। सिंगलटन एलिमेंट होगा। कैसे पता चला सिंगलटन एलिमेंट होगा? एक तो ये जो थ्योरम है ये है, ठीक है, इसका प्रूफ कहाँ है, ये वाला थ्योरम। ठीक है, ए टू दी पावर m कर्ल फाई में बिलोंग करता है, तो ए टू दी पावर m क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया जी डैश की। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि ऑर्डर ऑफ ए n है। ठीक है, और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमको तो बना मान लिया था m n से छोटा है, तो लीस्ट कैसे हो गया, n कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऑर्डर हमने जो एज्यूम किया था, इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू m होगा, m n से छोटा है, वो गलत है। ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू n ही होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि n से बड़ा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमको तो दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी, ऑर्डर ऑफ फाई ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए है ना। तो हमको ऑर्डर ऑफ फाई इक्वल टू एन दिखाना है। किसी बड़े वाले एन के लिए आइडेंटिटी दे कंपोजिशन करके तो वो दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको दिखाना है लीस्ट जो नंबर है जिसके लिए आइडेंटिटी हो रहा है वो हमारा ऑर्डर है, तो हमको ऑर्डर से मतलब है। तो उस हिसाब से अगर फाइव ए को हम एन टाइम कंपोजिशन करेंगे तो आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया अभी? प्रतिज्ञा। ठीक। अब इसमें एक केस टू भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू order of A be infinite. If not, let order of phi A is equal to m, then phi A to the power m equal to identity E। ठीक है, हमको इनफाइनाइट दिखाने के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ फाई ए भी इनफाइनाइट होगा, ये दिखाना है। लेकिन हम मानते हैं कि ठीक है, नहीं होगा, मानते हैं कि नहीं है, ऑर्डर ऑफ फाई ए कोई फाइनाइट एलिमेंट होगा। देन देन क्या है, फाई ए टू दी पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी होगा।
ठीक है, ये एम अंदर चले जाएगा, पहले के कैलकुलेशन में दिखा रहा है कैसे अंदर जा रहा है। सिंस फाई इज 1 1, वही सेम लॉजिक जो पहले वाला थ्योरम में था कि 1 1 होगा तो कर्नेल ऑफ फाई सिंगलटन सेट होगा, ई टू द पावर ई सफिक्स जी, and a to therefore a to the power m equal to g, and this contradicts that order of a is infinite, therefore order of phi a is infinite। इससे ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हो गया, ये वाला तो आसान था। ठीक, दूसरा वाला पॉइंट क्या था, थ्योरम, ये थ्योरम। दूसरा वाला क्या था, सिंस phi is an isomorphism phi g to d dash is a bijection, therefore the set g and g dash have the same cardinality। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ, एकदम आसान है, सेट थ्योरी की है। जैसे कि मान लो ये जी है और ये जी डैश, ठीक है, तो इसमें ये है कि ये समझ में आया, समझाओ, बताओ, मैं करवा देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि 1 1 होगा, तो ये मान लो कि एक एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है, जी जी डैश की। ठीक है, तो हमने ये सारे एलिमेंट इधर मैप होंगे, तो ये भी इधर पे जाएगा, ये भी इधर पे जाएगा, ये भी इधर पे जाएगा, 1 1 में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट जाके एक ही जगह पर रहा है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 भी हो रहा है। और हमें पता है कि अब ये, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है इधर जा रहा है, तो जो भी कार्डिनलिटी जी की होगी, जो भी कार्डिनलिटी जी ऑफ होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ जी मान लो, कार्डिनलिटी तो ऑर्डर ऑफ जी मान लो, वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश होगा। क्यों, कम से कम इतने एलिमेंट्स तो होंगे ही ना जी डैश में। हाँ, तो अब हमें ये भी बोल रखा है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट जो जी डैश में है, ऑन टू का बोल रहा हूँ मैं, आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन टू दोनों होता है। ऑन टू का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट जो जी डैश में है उसका एक प्री इमेज भी मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मान लो ये है कि जी डैश के जी के एलिमेंट्स बस इधर इधर ही है रहे, इधर इधर कोई एलिमेंट है, इधर का मैप नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर के जो एलिमेंट्स है उनका भी कोई प्री इमेज मिलेगा इधर। तो इसका मतलब प्री इमेज मिल रहा है तो ये एलिमेंट इधर जाके गिरा भी होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी कम से कम बड़ा ही तो होगा ऑर्डर ऑफ जी डैश के। इन दोनों का अप्लाई करके क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश, कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, थ्योरम यही बना लेते हैं।
let phi G composition to G dash be an isomorphism. Then G dash is commutative if and only if G is commutative. दूसरा क्या है? G dash is cyclic if and only if G is cyclic. तुम लोगों का एग्जाम डेट दिया है जून में कब होगा? আমাকে তো একজন বললো 3 তারিখ থেকে মনে হয়। 3 तारीख से। Yes. প্রথম term, that is, let G be commutative. Let A dash B dash belongs to G dash. Since phi is an isomorphism, there exist unique elements A comma B belongs to G such that phi A is equal to A dash and phi of B equal to B dash. ये कैसे हुआ? क्योंकि phi आइसोमोर्फिज्म है 1 और 1 2 दोनों के लिए. So A dash composition B dash क्या आएगा? Phi of A star phi of B. तो ये कैसे लिख सकते हैं? A composition B, since phi is an homomorphism and हमें पता है G कम्यूटेटिव है, तो B composition A हो जाएगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं B स्टार phi A. तो क्या होगा? B स्टार B dash star A dash. This holds for all A dash belongs comma B dash belongs to G dash. Therefore G is commutative. This completes the group. ठीक है, एकदम आसान है, समझ में आ गया ना ये एकदम यार. Conversely, let G dash be commutative. Let AB belongs to G. Phi of A composition B equal to phi of A phi of B.
तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, बी स्टार फाई ए सिंस जी डैश इज कम्यूटेटिव। ठीक है, that will be equal to phi of B composition A since phi is 1 1, so phi of A composition B will be equal to phi of B composition A। ये तो हमने दिखाया कि ये सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या इम्प्लाइज होगा, A composition B इक्वल टू B composition A, क्योंकि phi 1 1 है। This holds for all A B belongs to G, therefore G is commutative। दिस कंप्लीट द ग्रुप। ठीक है, आसान है एकदम, ये तो समझ में आया। नो, साइक्लिक वाली प्रूफ करनी है तो क्या थे हमको साइक्लिक प्रूफ कि जी साइक्लिक हुआ तो जी डैश भी साइक्लिक हुआ, इफ एंड ओनली केस है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंप्लीट जाएगा। लेट जी बी साइक्लिक एंड लेट जी इक्वल टू, तो जी साइक्लिक है तो जी इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, लेट बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश सिंस phi is an isomorphism, there exists a unique element B in G such that phi of B equal to B dash। ठीक है ना, अरे यार, ठीक, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। तो क्या था कि तो हाँ, तो since phi is or isomorphism, there exists unique element B in G such that phi of B equal to B dash। ठीक है, and since B belongs to G, तो B कैसा दिखेगा,
किसी ए टू दी पावर आर के लिए फॉर सम आर, फॉर सम इंटीजर आर, therefore b dash इक्वल टू फाइव ऑफ b, फाइव ऑफ बी कैसे दिखता है, ए टू दी पावर आर के बराबर, दैट विल लुक लाइक फाइव ऑफ ए टू दी पावर आर। thus every element of G dash is of the form phi of A to phi to the power m, where m is an integer. Hence, G dash is cyclic and G dash किससे जनरेट हो रहा है, phi of A से। इससे एक आइसोमॉर्फिज्म का वो भी दिखने में आसानी होता है। मान लो कि फाई को एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो वो अगर एक साइक्लिक ग्रुप से दूसरे साइक्लिक ग्रुप में जा रहा है ना, तो वो पहले वाले जो डोमेन का ग्रुप है उसकी जेनरेटर को, हमने इधर क्या माना था, जेनरेटर ए है, उसके जेनरेटर को दूसरे जो जी डैश की जेनरेटर है मतलब डोमेन की, उसको ही मैप, उधर ही मैप करता है, जेनरेटर से दूसरे जेनरेटर में मैप करता है। ठीक है। कॉन्वर्सली let G dash be cyclic and let G dash is generated by A dash. Since phi is an isomorphism, there exists a unique element A belongs to G such that phi A equal to A dash. Let D belongs to G, then phi of B equal to, then phi of B कहाँ बिलोंग करेगा, G dash में बिलोंग करेगा। ठीक है। एंड phi of B फिर कैसा दिखेगा, A dash to the power R for some integer R, therefore क्या होगा, वही जो वैसे कि phi of B कैसे दिखेगा, phi of A to the power R which is phi of A to the power R। ठीक है। ठीक है, देखो A dash था इधर, A dash को हमने phi A लिख दिया, phi A to the power R हो जाए तो phi A R चला जा रहा है। ठीक है, इससे क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज व्हाट, B इक्वल टू A टू दी पावर R। क्यों, phi 1 1 है इसीलिए। सिंस phi is 1 1, ठीक है, hence every element of G is
of the form a to the power m, where m is an integer, therefore G is cyclic and G is generated by A। ठीक है, समझ में आया? बताओ। कोयल, আর একবার বল না। করতে কোটা বলবো? না, মাঝখানে ছিলাম না ওই জায়গাটা। কোথায় ছিল না? সেকেন্ড পয়েন্টটার থেকে বল। কনভার্সেট, ঠিক আছে। তো প্রথমে তো প্রুভ হলো যে জি সাইক্লিক হলে জি ড্যাশ সাইক্লিক হয়। নাও উই হ্যাভ টু শো দ্যাট জি ড্যাশ সাইক্লিক, নাও উই হ্যাভ শো জি ইজ সাইক্লিক। ওকে, सो जी डैश इज साइक्लिक। तो जी डैश इज साइक्लिक, तो क्या होगा कि जी डैश किसी एलिमेंट से जेनरेट होगा। मान लेते हैं कि ए डैश से जेनरेट होगा। सिंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, देयर एग्जिस्ट an unique element a belongs to G such that phi a equal to phi dash, sorry phi a equal to a dash। या वन वन फंक्शन है, वन 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 फंक्शन है, इसीलिए हो रहा है। So now let B belongs to G, so then phi A belongs to G dash। ठीक है, क्योंकि phi एक मैपिंग है ना G से G dash में, तो क्या होगा कि phi of B इक्वल टू A dash टू द पावर R फॉर सम R इंटीजर। ठीक है, मतलब R फॉर सम इंटीजर R। क्यों? क्योंकि देख B phi B जो है G dash का एलिमेंट है, और G dash A dash से जनरेट हो रहा है। तो फाई बी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो ए डैश से जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ए डैश आर वो एलिमेंट है। सो इससे हम कैसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फाई बी इक्वल टू फाई ए टू द पावर आर। तो ये पहले का कैलकुलेशन है कि आर अंदर चला जाएगा, फाई ए टू द पावर आर हो जाएगा। तो फाई वन वन है, तो बी इक्वल टू ये फाई बी इक्वल टू फाई ए टू द पावर आर इक्वल टू बी इक्वल टू ए टू द पावर आर, सिंस फाई इज वन वन। तो हम ये दिखा रहे हैं कि बी हमने क्या मान के चला था, जी का कोई एलिमेंट है। तो जी का हर एक कोई एलिमेंट ऐसा दिखा रहा है कि बी तो कोई आर्बिट्री एलिमेंट है ना, हमने तो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया था, बी कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, और वो उसी एलिमेंट को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ए टू दी पावर आर जैसा दिखेगा वो, सिंस फाइव इज वन वन। ठीक है, इससे इससे हम दिखा पा रहे हैं सिंस फाइव इज वन वन, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी ऑफ द फॉर्म ए टू दी पावर एम वेयर एम इज ए इंटीजर। तो जी क्या है कि साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप कैसा दिखता है, ए टू दी पावर एम, मतलब अगर ए से जनरेट हो रहा है तो इन ऐसा दिखता है। तो ऐसा दिख रहा है ए टू दी पावर एम से, तो हम क्या बोलेंगे कि जी ए से जनरेटेड हो रहा है, जी साइक्लिक हो गया। हम বুঝতে পারলি? हेलो, हेलो, कट गई उनकी। हेलो, শোনা যাচ্ছে? ओके, ना दिस इज लास्ट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आइसोमोलेशन पूरा हो गया।
Let phi goes G composition G to G dash star be an isomorphism. Then phi inverse is G dash star goes to G composition. Is also an isomorphism. Okay. Since phi is bijective mapping from G to G dash, phi is invertible and phi inverse G dash to G dash is also bijective. ये रियल एनालिसिस क्या है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 1 1 2 हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो कैसे डिफाइन होता है समझ में आता है तुम लोग को पता है कि मतलब कैसे डिफाइन होता है? तो कोई इस थ्योरम के बाद समझाता है ऑल्सो बाइजेक्टिव, ठीक है। लेट a dash b dash belongs to g dash, so let phi inverse a dash equal to a, phi inverse b dash equal to b, then phi of a equal to a inverse and phi of b equal to b inverse। ये देख के समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन होता है? जो एलिमेंट अगर मान लो फाई एग्जिस्ट है तो जी का एलिमेंट जो एलिमेंट उधर जा रहा है वो उसको बस उल्टा कर दें कि उसी एलिमेंट को वापस जो प्री इमेज है उसमें वापस मैपिंग कर दें, ठीक है। इक्वल टू बी डैश, सो फाइव स्टार C dash composition B dash will be phi inverse phi A composition phi B, इधर A dash की जगह phi B और phi B लिख रहा है, ठीक है, बस वही। तो इसका क्या हुआ, phi A inverse phi A composition B, then phi is an is a homomorphism। ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट में जो होता है ना वो तुम लोगों के समझने के लिए भी होता है और प्लस एग्जाम में भी लिखना अच्छा होता है, वो थ्योरम देखने में अच्छा लगता है। तो क्योंकि प्रोफेसर जो लिखता है वो तो तुमको उनको पता नहीं है ना तुमने कहाँ क्या यूज किया है, वो उतने अच्छे से देखेंगे भी नहीं। ब्रैकेट में लिख दो कि इस चीज के लिए हुआ है तो उनको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये क्या आएगा, फाई इनवर्स फाई ए कॉम्पोजिशन बी आ जाएगा, ए कॉम्पोजिशन बी मीन्स फाई इनवर्स फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं होगा, आइडेंटिटी मैपिंग होगा, आइडेंटिटी मैपिंग ऑन जी। तो ए और बी क्या है, फाई इनवर्स ए डैश कंपोजिशन फाई इनवर्स बी, कहा गया एरा। तो ये हमने क्या दिखा दिया, इम्प्लाइज फाई इनवर्स ए स्टार कंपोजिशन बी स्टार इक्वल टू फाई इनवर्स ए डैश कंपोजिशन फाई इनवर्स बी, ठीक है।
This proves that phi inverse is a homomorphism since phi inverse is a bijection. Phi inverse is an isomorphism. ठीक है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, और फाई तो 1 on 1 2 है, तो फाई इनवर्स भी 1 on 1 2 होगा। इससे अब ये बोले कि फाई इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही। ये समझ में आ गया कोयल का थी नेटवर्क से? ठीक है सर, आज के लिए क्लास इतना ही। मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।